हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर नंबर 41 देखेंगे। चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, वाई डू वी फॉल इल। ये जो चैप्टर है ये क्लास 9th के अंदर साइंस में जो चैप्टर नंबर हमारा 13 है, यही चैप्टर है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे 45 MCQs। इससे पहले मैंने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं, अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। अब देखो, इसमें हम लोग केवल 45 ही सवाल क्यों करेंगे, इसके पीछे कारण है। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई है उनमें से 90% जो बात है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे ज़्यादा ही पढ़ चुके हैं। जितनी बातें हैं इस चैप्टर के अंदर उससे बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी बायो के अंदर। केवल 10% बातें हैं जो आपको नया मिलेगा, जो हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो 90% चीज़ें हैं जो है इस चैप्टर के अंदर, वो हम लोग इस वाले चैप्टर में, इस दोनों चैप्टर्स के अंदर कवर कर चुके हैं, खास करके ह्यूमन डिजीज इस वाले चैप्टर के अंदर। और इसके अंदर जो है हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। ये 90% तो कवर होंगे ही इस चैप्टर के, बाकी इसके अलावा भी बहुत कुछ हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ है। तो अगर आप इस चैप्टर को देखते हो, इस वीडियो को देखते हो और आपने ये ह्यूमन डिजीज, एनिमल न्यूट्रिशन, इन दोनों चैप्टर्स को नहीं देखा है तो समझ जाना कि आपसे एग्जाम में सवाल नहीं बनेंगे, क्योंकि इस वाले चैप्टर में कुछ बीमारियों के बारे में ही कहा गया है। थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं जो कुछ बीमारियों के बारे में इसमें कहा गया है। हम लोगों ने इस चैप्टर में सारे बीमारियों के बारे में अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आप इन दोनों चैप्टर्स को देखते हो और इस चैप्टर को स्किप भी कर देते हो तो भी आपसे ज़्यादा चांस है कि सवाल बना दोगे। लेकिन आप इस वीडियो को देखते हो लेकिन इन दोनों चैप्टर्स को नहीं देखते हो तो ज़्यादा चांस है कि आप सवाल नहीं कर पाओगे। मैं तो इस चैप्टर को छोड़ने वाला था, क्योंकि मैंने ये दोनों चैप्टर्स आपको करवाए हुए हैं। इस वाले चैप्टर के अंदर आप लोग देखेंगे विटामिन के बारे में, उनके डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज के बारे में। इसके अंदर आप देखेंगे संक्रामक बीमारी, असंक्रामक बीमारी, अनुवांशिक बीमारी है, उन सब के बारे में, कौन सी बीमारी से कौन से ऑर्गन अंग प्रभावित होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने इस वाले चैप्टर में कवर किया हुआ है। तो आप इन दोनों चैप्टर्स को कवर कर लो, देख लो, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दोनों के दोनों। कुछ बातें हैं इसमें नई, इसलिए मैं आपको ये चैप्टर करवा रहा हूँ। अदरवाइज मैं इस चैप्टर को छोड़ने वाला था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इन दोनों चैप्टर्स में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। तो एनसीईआरटी प्लेलिस्ट चेक करो आप, उसमें ये दोनों ही चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखो आगे कैसे बढ़ेंगे। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, ठीक है, क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर जो 13 है, जब आप इसको पढ़ोगे तो कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको। हम लोग उन सारे ही टॉपिक्स को पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनके अंदर क्या सब पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग 45 सवालों को कवर कर लेंगे। और आप एक काम करना, इस चैप्टर को खुद से एक बार पढ़ लेना। एक बार आप इस चैप्टर को खुद से पढ़ लेना, और जो मैंने एनसीईआरटी के वीडियोज आपको बोले हैं देखने के लिए, उसको भी आप देख लेना। जब भी टाइम मिले एक बार आप उसको देख लेना। हेल्थ क्या है, अगर आप किसी से पूछेंगे, ऐसे किसी भी इंसान से आप पूछेंगे कि हेल्दी पर्सन कौन है, एक स्वस्थ व्यक्ति कौन है, तो सामने वाला में भी ज़्यादा चांस है वो यही बोलेगा कि जो बीमार नहीं है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, वो इंसान स्वस्थ है। लेकिन ऐसा नहीं है। 1948 में WHO ने हेल्थ की परिभाषा दी, ठीक है, हेल्थ की परिभाषा दी। WHO ने कहा कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। मतलब आप सीधा ये समझो, हम हेल्दी पर्सन उसको बोलेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति वो है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, तीनों तरीके से फिट हो एकदम। एक हेल्दी पर्सन हम उसको बोलेंगे जो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों रूप से क्या हो, फिट हो। यानी फिजिकली का मतलब आप सीधे समझो यहाँ पर कि कोई बीमारी नहीं है, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे सही से काम कर रहे हैं जैसे कि करने चाहिए। या फिर आप सीधा बोलो कि फिजिकली फिट है मतलब कोई बीमारी नहीं है। मेंटली फिट है यानी कि कोई मानसिक तनाव नहीं है, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, और अपने लाइफ को वो एंजॉय कर पा रहा है, किसी भी तरह का कोई चिंता नहीं है, मानसिक रूप से वो एकदम मस्त है। उसके बाद है सोशली फिट हम बोलेंगे जिस समाज में व्यक्ति रह रहा है उसका, उसके समाज के साथ तालमेल कैसा है। अगर उसका उस समाज में रह रहे लोगों के साथ मेलजोल अच्छा है, हंसी खुशी से सबके साथ रह रहा है, सबके साथ उनका व्यवहार अच्छा है, लोग उनसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, यानी सोशली वो फिट है। इस प्रकार जब ये तीनों रूप से फिट होंगे तब कह जाएंगे कि हाँ सामने वाला हेल्दी है। तो आपसे मेरा एक सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि आप में से कौन हेल्दी है। याद रखना, फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों रूप से आप फिट होंगे तभी आप अपने आप को हेल्दी बोल सकते हो। तो चलिए आप बताएं कमेंट करके कौन कौन आप में से हेल्दी है। उसके बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य का क्या महत्व है। देखिए ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है,
कि हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं। आप सब जानते हो जब आपका हेल्थ अच्छा होता है तब आप क्या फील करते हो, और जब खराब होता है तब क्या फील करते हो। जब आप मानसिक रूप से तनाव में होते हो तब आपको कैसा लगता है, जब आप नहीं होते हो तो कैसा लगता है, जब आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो आप कैसा फील करते हो, जब आपका झगड़ा नहीं होता है, सबके साथ आप मिलजुल कर रहते हो तब आपको कैसा फील होता है, जब आपको कोई बीमारी होती है तब आपको क्या फील होता है, जब नहीं होती है तब क्या फील होता है। ये सारी ही चीज़ें जो है आप भली भांति जानते हैं, आप सब इन चीज़ों को फील करते हैं, इसलिए इसमें बताने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपका हेल्थ बढ़िया है, आप कोई भी काम करेंगे उसको आप अच्छे से कर पाएंगे, पूरी एनर्जी के साथ आप कर पाएंगे और लाइफ को आप एंजॉय करोगे। अदरवाइज आप अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करोगे अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ ये आप समझते हो। उसके बाद अगला टॉपिक है व्यक्तिगत और समुदाय दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपका पर्सनल रीजन और कम्युनिटी दोनों ही आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अभी आपने देखा एक हेल्दी पर्सन वो कहलाएगा जो फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों रूप से फिट हो, और ये तीनों ही चीज़ें जो है कोई भी व्यक्ति खुद से अकेले इन तीनों चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कोई भी इंसान इन तीनों को खुद से प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसमें जो आपका एनवायरनमेंट है उनका भी रोल होता है। भले ही आप चाहें कि मैं हेल्दी रहूं, लेकिन आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में, जिस समुदाय में आप रह रहे हैं, अगर वो हेल्दी नहीं है तो आप भी हेल्दी नहीं होंगे। इसलिए ये जो तीन चीज़ें हैं फिजिकली, मेंटली, सोशली, इसे कोई भी व्यक्ति खुद से इन तीनों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आप हेल्दी होंगे या नहीं होंगे, एक तो आप खुद डिसाइड करेंगे, दूसरा कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं। जैसे आपको ये बर्गर खाने चाहिए खूब सारे, या फिर ये जो फल यहाँ पे रखे हुए ये सारे खाने चाहिए। आप जानते हो अगर आप ये खाओगे तो आप अच्छा फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, और आपका जो हेल्थ है वो सही रहेगा। ये खाओगे ज़्यादा तो आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये खाना है या फिर ये खाना है। आपको एक्सरसाइज करना है या फिर नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, अगर आप नहीं करते हो तो डेफिनेटली उससे हेल्थ पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसे आप कंट्रोल कर सकते हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आप ही के मोहल्ले में कहीं पर इस तरह का कचरा लगा हुआ है, इसको आप तो नहीं हटाओगे, इसके लिए एजेंसी है जो इस कचरे का निपटारा करेंगे। ये जो पानी यहाँ पर जमा है इसके साफ सफाई का काम भी किसी एजेंसी के पास होता है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और आप जानते हो कि ये जो कचरे की ढेर है, ये जो पानी जमा हुआ है, इन सब से बीमारियां भी फैलती हैं और इससे पूरा कम्युनिटी का हेल्थ खराब हो जाएगा। तो आपका हेल्थ सही होगा ये आपके पर्सनल रीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और साथ में कम्युनिटी के हेल्थ पर डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ अच्छा रहने वाला है या खराब रहने वाला है। उसके बाद अगला टॉपिक है हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या अंतर है। जनरली लोग ये मानते हैं कि कोई डिजीज फ्री व्यक्ति है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है, मतलब वो हेल्दी है। मैंने अभी आपसे कहा कि ऐसा नहीं है। हेल्दी का मतलब फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों रूप से फिट होने चाहिए। जैसे यहाँ देखो इन दोनों केसेस के अंदर ये पता लग रहा है कि ये बीमार है, दोनों के दोनों, ठीक है, ये दोनों बीमार है। यहाँ देखो ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये किसी न किसी तनाव में है। ये बीमार नहीं है लेकिन किसी न किसी तनाव में है, मानसिक रूप से ये तनाव में है। इन तीनों ही केसेस के अंदर कोई हेल्दी नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि इस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है तो ये हेल्दी है, ये भी हेल्दी नहीं है क्योंकि ये मानसिक रूप से तनाव में है, कोई चिंता है जो इसको सताई जा रही है। तो हेल्दी का मतलब हो गया फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों रूप से फिट होने चाहिए। डिजीज फ्री का मतलब हो गया कि कोई बीमारी नहीं है। तो बीमारी का ना होना ये अलग चीज़ है और हेल्दी होना अलग चीज़ है। अगर बीमारी नहीं है तो आप ये बोल सकते हो कि आप फिजिकली फिट हो, लेकिन मेंटली, सोशली फिट हो ये आप नहीं बोल सकते। अगला चीज़ है रोग किस तरह के दिखाई देते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो कैसे पता लगता है कि उसे कोई बीमारी है। ये पता लगता है साइन एंड सिम्टम से। आपने सुने होंगे साइन एंड सिम्टम से। जनरली हम लोग साइन और सिम्टम्स दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन टेक्निकली इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सिम्टम्स जैसे कि सिर में दर्द होना, ये खांसी होना, लूज मोशन, डायरिया, पेट में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स हैं। अब जो सिम्टम्स होते हैं यानी कि लक्षण, जो सिम्टम्स होते हैं वो ये तो बताते हैं कि शायद कोई बीमारी हो सकती है, शायद कोई रोग हो सकता है, लेकिन ये सिम्टम्स ये नहीं बताते हैं कि आखिर बीमारी है कौन सी। ये एनसीईआरटी के अंदर लाइन है तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सिम्टम्स से हमें ये पता लगता है कि हाँ कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन बीमारी कौन सी है ये हमें पता नहीं लगता।
साइन यानी कि चिन्ह, साइन से हमें ये पता लग जाता है कि हाँ कौन सी बीमारी है। सिम्टम्स के आधार पर ही डॉक्टर कुछ साइन को चेक करते हैं जो किसी न किसी बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। तो सिम्टम्स से हमें बीमारी के बारे में पता नहीं लगेगा कि कौन सी बीमारी है, साइन के बारे में पता लगाया जा सकता है और इसको कंफर्म करने के लिए बाद में डॉक्टर और भी अपना जो भी चेक होता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारे करवाते हैं। तो इन दोनों में आप अंतर अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो क्या याद रखना है, सिम्टम्स हमें ये बताते हैं कि हाँ कोई बीमारी है, लेकिन कौन सी है ये नहीं मालूम। साइन से हमें ये पता लग जाता है कि हाँ कोई बीमारी है और वो कौन सी है, इस बीमारी के बारे में भी पता लग जाता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज का। ठीक है, एक्यूट यानी कि जो कम अवधि के लिए है, जो बीमारी कम अवधि के लिए है, क्रोनिक जो बीमारी लंबे अवधि के लिए होती है या फिर बोल दो पूरे जीवन भर के लिए होती है। जैसे कि सर्दी होना, ठीक है, सर्दी जब होती है तो वो आप देखते होंगे नॉर्मली जो सर्दी होती है वो 7 दिन 8 दिन के बाद वो अपने आप खत्म हो जाती है। ये एक्यूट डिजीज है, कम अवधि के लिए। टाइफाइड बुखार भी आप बोल सकते हो कि ये एक्यूट डिजीज है, जो कम अवधि के लिए ये दोनों बीमारियां होती है। और उसके बाद एक क्रोनिक है जो कि लंबे अवधि के लिए होती है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, जैसे कि एड्स, जिसको भी HIV इन्फेक्शन हुआ जीवन भर साथ रहने वाला है। तो एक्यूट और क्रोनिक में ये अंतर है। तीव्र बोलते हैं एक्यूट को और दीर्घकालिक बीमारी यानी कि क्रोनिक डिजीज। एक्यूट जो कम अवधि के लिए है, क्रोनिक जो लंबे अवधि के लिए या फिर पूरे जीवन भर साथ रहने वाली बीमारी है। उसके बाद है रोग के कारक। ठीक है, रोग के कारक दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक कारक जैसे कि हार्मोन का बिगड़ना, ऊपर नीचे होना हार्मोन का लेवल, अनुवांशिक कारक हो सकता है, ऑटो इम्यून, तो इनसे भी दिक्कतें आती हैं। और उसके बाद एजिंग, बढ़ते उम्र के साथ जो है ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक्सपायर करने लगते हैं, उनका फंक्शन खराब होने लगता है, तो इनसे बीमारियां होती है। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आप माइक्रोब्स ले सकते हो, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, फंजाई, वॉर्म्स, ये सारे। और आप ले सकते हो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये आंतरिक कारक है और ये बाह्य कारक है। इसी टॉपिक के अंदर रोग के कारक के अंदर दो तरह के और कारक पढ़े जाते हैं, एक इमीडिएट तत्कालिक कारक और दूसरा कंट्रीब्यूटरी यानी कि सहायक कारक। तत्कालिक कारक इसको हम लोग प्राइमरी कॉज भी बोलते हैं, प्राथमिक कारक, यानी बीमारी होने के लिए जो प्राथमिक कारक है ये है माइक्रोब्स। ये है क्या, माइक्रोब्स, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक, ठीक है ना, कृमि, ये सारे जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमार करते हैं, वो आते हैं इमीडिएट कॉज के अंदर। तो बीमारी के लिए जो रियल कारण है, वास्तविक में जो कारण है वो यही है, इमीडिएट कॉज है, इसीलिए इसको प्राइमरी कॉज भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी या फिर बोल दो प्राथमिक कारक। एक्चुअल में बीमारी के लिए जो रीजन है वो ये है। उसके बाद है कंट्रीब्यूटरी कॉज। कंट्रीब्यूटरी कॉज यानी कि सहायक कारक, नाम से ही क्लियर है, सहायक, ये सहायता करते हैं बीमारी होने में, यानी एक्चुअल में ये कारण नहीं है लेकिन हाँ बीमारी होने में सहायता जरूर करते हैं। जैसे ये देखो, ये जो दोनों लड़का है ये गंदा पानी पी रहा है। अब गंदा पानी पीने से बीमार तो ये हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस गंदे पानी में बीमारी फैलाने वाले होंगे माइक्रोब्स, जो इसके बॉडी के अंदर जाने के बाद बीमारी का कारक बनेंगे। तो एक्चुअल में जो बीमारी है इसके लिए जो कारण है वो तो ये माइक्रोब्स हैं जो कि इमीडिएट कॉज के अंदर आते हैं। पानी तो बस इसको हेल्प कर रहा है, इस माइक्रोब को अंदर जाने में, तो इसीलिए ये कंट्रीब्यूटरी कॉज है। अब यहाँ पर सोचो आप, ये जो है ये गंदा पानी क्यों पी रहा है, यहाँ पे इसको गंदा पानी क्यों पीना पड़ रहा है, इसके पीछे कारण हो सकता है पॉवर्टी, गरीबी, किसके पास इतना पैसा नहीं है कि साफ पानी पी सके, इसलिए मजबूरन में इसको गंदा पानी पीना पड़ रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, ये भी एक कंट्रीब्यूटरी कॉज है। अगर गरीबी ना होती तो ये गंदा पानी नहीं पीता, अगर गंदा पानी नहीं पीता तो ये माइक्रोब्स बॉडी के अंदर नहीं जाते। तो ये जो कंट्रीब्यूटरी कारण है ये भले ही एक्चुअल में कारण नहीं है बीमारी के लिए, लेकिन ये सहायता जरूर कर रहे हैं, इसलिए हम इसे सहायक कारक बोलते हैं। ये जो इमीडिएट कॉज है इसे हम लोग फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज यानी बीमारी के लिए जो प्रथम स्तर है वो ये है। ये जो गंदा पानी है इसे हम लोग सेकेंड लेवल ऑफ कॉज बोलते हैं, द्वितीय स्तर बीमारी के लिए, और ये जो गरीबी है ये तृतीय स्तर है। ये सारी बातें इस टॉपिक के अंदर NCERT के अंदर लिखी हुई है। अब है संक्रामक और असंक्रामक कारक, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। इसके अंदर संक्रामक बीमारी और असंक्रामक बीमारी के बारे में बातें लिखी हुई है इस टॉपिक के अंदर NCERT के अंदर। और आप सब जानते हो संक्रामक बीमारी
वो बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल जाती है। असंक्रामक बीमारी वो बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। जैसे कि विटामिन की कमी से कोई बीमारी हो जाए, प्रोटीन की कमी से हो जाए, कोई आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, हार्मोन के ऊपर नीचे हो जाने से कोई बीमारी हो जाए। ये सारे जो होते हैं वो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक बीमारी, जो कि बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोन के कारण, फंजाई के कारण, इन सब कारणों से हो सकती है। तो ये सारे कहलाते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। और इन सारे बीमारियों के बारे में जो संक्रामक है, असंक्रामक है, इस वाले चैप्टर में मैंने बहुत ही अच्छे से कवर करवाया हुआ है, तो आप इस चैप्टर को जरूर देखो। उसके बाद ये जो इन्फेक्शियस डिजीज टॉपिक है, इसके अंदर ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं कि एजेंट्स क्या है, यानी कि कौन किसके कारण ये जो संक्रामक बीमारी है ये होती है। तो आप सब जानते हो, वायरस हो गया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ, उसके बाद कवक, वर्म्स, ये सारे आते हैं। फैलने के साधन क्या होते हैं? पानी से बीमारी फैल सकती है, हवा से फैल सकती है, शारीरिक संबंध बनाने से फैल सकती है। तो इस तरह के साधन होते हैं। कौन से बीमारी से कौन से ऑर्गन जो है अफेक्ट होते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, इस वाले चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ो इन सारे चीज़ों को क्लियर करने के लिए। ये जो संक्रामक रोग इन्फेक्शियस डिजीज टॉपिक है, इसके अंदर एक और सब टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, उपचार के नियम। ठीक है, तो ये इसमें नया है कि उपचार के 2 नियम होते हैं। उपचार के 2 नियम होते हैं। पहला तो ये, बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज, यानी जो बीमारी हुई है उनके जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उनके सिम्टम्स को कम कर दो। जैसे पेट में दर्द हो रहा है, पेट के दर्द को कम कर दो, सिर में दर्द है उसको खत्म कर दो, लूज मोशन है वो ठीक कर दो। ये सारे जो सिम्टम्स आते हैं उनको खत्म कर दो। तो सिम्टम्स को कम कर देने से जो एक्चुअल में रीजन है बीमारी के लिए वो खत्म नहीं हो जाती है। जैसे बैक्टीरिया के कारण बीमारी हुई है, बैक्टीरिया के कारण बीमारी हुई है तो इस बीमारी के कुछ अपने सिम्टम्स होंगे। तो सिम्टम्स को अगर आप कम कर दोगे या फिर खत्म कर दोगे, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? बैक्टीरिया को तो आपने नहीं मारा है, ये बैक्टीरिया वापस से अटैक करेंगे, वापस से वो सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। तो रिड्यूस कर देना सिम्टम्स को, ये बीमारी का प्रॉपर इलाज नहीं है। प्रॉपर इलाज होता है बाय किलिंग द कॉज ऑफ द डिजीज। बीमारी का जो एक्चुअल कारण है, जो कि ये बैक्टीरिया है, इसको मार दो तो जाकर के प्रॉपर इलाज हुआ। तो ये 2 उपचार के नियम होते हैं। बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज, बीमारी के प्रभाव को कम कर देना, इसका मतलब हुआ बीमारी के प्रभाव को कम कर देना। दूसरा, बीमारी का जो कारक है उसको ही मार देना। उसके बाद इसी संक्रामक रोग टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है निवारण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, अभी आपने यहाँ पर क्या देखा था? उपचार के नियम, यानी बीमारी हो चुकी है अब उसका उपचार करना है। यहाँ पर यह है कि हमें बीमारी होने नहीं देना है, हमें बीमारी ही नहीं होने देना है। आपने एक लाइन सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन देयर क्योर, कि हमें बीमारी हो हम उसका इलाज कराएं, उससे अच्छा है कि हम बीमारी होने ही ना दें, उससे अच्छा है कि हम बीमारी होने ही ना दें। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हम लोग 2 तरीके पढ़ते हैं जिनके आधार पर हम लोग खुद को बीमारी से बचा सकते हैं। एक तो है जनरल तरीका, दूसरा है एक खास तरीका। ठीक है, एक जनरल तरीका है और दूसरा एक विशिष्ट तरीका है। जनरल तरीका के अंदर ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हो। आप जानते हो दूषित जल पीने से हम बीमार हो जाएंगे, तो आपको दूषित जल नहीं पीना है। ठीक है, आप जानते हो दूषित भोजन खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं, तो हमें दूषित भोजन नहीं खाना है। ठीक है, आप ये भी जानते हो कि हमें एक अच्छा वातावरण में रहना चाहिए जहाँ साफ सफाई हो, क्लीन एनवायरनमेंट हो। आपको पता है संतुलित आहार खाना चाहिए हमें। अगर आप संतुलित आहार नहीं खाओगे उससे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सारे जो तरीके हैं ये एक जनरल तरीका है। दूसरा है स्पेसिफिक तरीका, एक खास तरीका इम्यूनाइजेशन, जिसके अंदर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आती है। ठीक है, टीकाकरण की प्रक्रिया जो है इसी इम्यूनाइजेशन के अंदर आती है। हमें वैक्सीन लगा करके, ठीक है, टीका दे करके हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे बॉडी को इम्यूनाइज किया जाता है किसी बीमारी के, किसी खास बीमारी के प्रति। इस इम्यूनाइजेशन के ही अंदर हमें वैक्सीन दी जाती है। हमें वैक्सीन दी जाती है, जैसे बचपन में ही वैक्सीन दी गई थी पोलियो के लिए, और हमारा जो पूरा बॉडी है वो इम्यूनाइज हो गया पोलियो वायरस के लिए। तो ये एक खास तरीका है कि हम इम्यूनाइज कर देंगे बॉडी को। तो ये सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आप इन सारे ही टॉपिक्स को खुद से एक बार पढ़ लेना इस चैप्टर में। उसके बाद कुछ बातें हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में, तो वीडियो पॉज करके आप इन सारी ही बातों को पढ़ो। मैंने यहाँ से सवाल बना दिए हैं जो हम लोग आगे कवर करेंगे। उसके बाद एक और है टॉपिक, इस तरह के बॉक्स में दे रखे हैं,
पेप्टिक व्रण के बारे में, पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो यहाँ भी क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है और इसके बारे में पढ़ना है। इनसे संबंधित हम लोग आगे सवाल करेंगे, यानी इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने इन सब से सवाल को फ्रेम कर दिया है, हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी आपको पॉज करके एक बार इसको पढ़ना है। अब आते हैं सवालों के ऊपर। डैश वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। तो ये स्वास्थ्य के लिए परिभाषा है। निम्न में कौन सी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है? सामाजिक वातावरण अच्छा है, खराब है, इससे हमारे हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक स्वच्छता, साफ सफाई है या नहीं है, इसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति अगर अच्छी है तो हम अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे स्थान पर रहेंगे, साफ सफाई वाले जगहों पर रहेंगे। अगर अच्छी नहीं है तो हमें मजबूरन में खाना भी अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, और रहने के लिए अच्छा जगह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए पैसे खर्च होते हैं, जो कि आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद ही हमें मिलती है। तो इनमें से सभी कारण हैं। निम्न में से कौन किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है, किसी इंडिविजुअल के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? स्वच्छ स्थान में रहना, क्या ये जरूरी है? ये बिल्कुल जरूरी है। अच्छी आर्थिक स्थिति, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना अच्छी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। सामाजिक समानता और मेलजोल होनी चाहिए, ये भी जरूरी है सोशली फिट होने के लिए। एक बड़ा और सुसज्जित भवन हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हमारे पास एक बड़ा सा घर हो, भवन हो, सुसज्जित हो, वेल फर्निश्ड हो, ये जरूरी नहीं है। एक बड़ा सा आप घर ले लो लेकिन वहाँ साफ सफाई नहीं रखो, क्या फ़र्क पड़ता है बड़े घर से? आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये 3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन असत्य है? एक स्वस्थ व्यक्ति रोग मुक्त होता है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। देखिए, कोई अगर हेल्दी है मतलब वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है। अगर तीनों रूप से फिट है मतलब वो डिजीज फ्री है, तो ये सही है। एक रोग मुक्त व्यक्ति स्वस्थ होता है, ये कहना गलत है कि किसी को अगर बीमारी नहीं है तो वह हेल्दी है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक रोग मुक्त व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई बीमारी नहीं है, हो सकता है कि वो हेल्दी नहीं है, यानी कि अनहेल्दी है, तो ये स्टेटमेंट सही है। हो सकता है मेंटली फिट ना हो, सोशली फिट ना हो, तो वो अनहेल्दी ही कहलाएगा, भले ही बीमारी नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होता है। एक हेल्दी जो इंडिविजुअल होता है, यानी जो सोशली, मेंटली, फिजिकली फिट है, वो एनर्जेटिक होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बी हमारा आंसर। निम्न में कौन सा रोग का लक्षण नहीं है? सिर में दर्द होना, खांसी, दस्त, ये सारे लक्षण हैं जो कि कई सारे बीमारियों के हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं जो कि कई सारे बीमारियों के हो सकते हैं। निमोनिया ये एक बीमारी है, लक्षण हम इसको नहीं बोलेंगे। कुछ रोग की अवधि कम होती है जिन्हें डैश रोग कहते हैं, उसे हम लोग प्रचंड रोग कहते हैं, एक्यूट बोलते हैं। ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक या जीवन पर्यंत रहते हैं, यानी जीवन भर रहते हैं, जैसे कि HIV डैश कहलाता है, उसे हम लोग दीर्घकालिक रोग बोलते हैं। निम्न में कौन एक एक्यूट बीमारी है? यह है सर्दी, बाकी ये सारे क्रोनिक हैं। निम्न में कौन रोग का आंतरिक कारक है? तो अनुवांशिक विकार, हार्मोन का असंतुलन, व्यक्ति की उम्र, ये तीनों जो है इंटरनल फैक्टर्स हैं, इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन रोग का बाह्य कारक है? तो बाह्य कारक के अंदर आपको मेनली ध्यान में रखना है जो सूक्ष्म जीव आते हैं वो सारे बाह्य कारक के अंदर आते हैं। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, अस्वस्थ भोजन, ये सारे आ जाएंगे, तो सी हमारा आंसर। बाह्य कारक बोलने का मतलब हमारे बॉडी के अंदर वो बाहर से आया है, और आंतरिक कारण यानी कि हमारे बॉडी के इंटरनल प्रॉब्लम है, ये हमारे बॉडी के ही अंदर कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण हम बीमार पड़ गए हैं। और बाह्य कारक के अंदर बाहर से कोई कारक हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश किया है। निम्न में कौन रोग का तत्कालिक या प्राथमिक कारक है? मैंने आपसे कहा इमीडिएट कॉज या फिर प्राइमरी कॉज, ये कहलाते हैं माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, तो हमारा आंसर यहाँ पर वायरस हो जाएगा। बाकी कंटैमिनेटेड फूड, लो लिविंग स्टैंडर्ड, डर्टी वाटर, ये सारे कंट्रीब्यूटरी हो जाएंगे, सहायक कारक हो जाएंगे। निम्न में कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो क्षय रोग, चेचक, मलेरिया, ये सारे संक्रामक रोग है। मधुमेह नहीं है, मधुमेह इंसुलिन हार्मोन के कमी के कारण होता है, तो ये संक्रामक नहीं है। पेप्टिक व्रण का कारक है, पेप्टिक अल्सर का कारक है, ये है बैक्टीरिया, बी हमारा आंसर हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर ये है बैक्टीरिया। उसके बाद है बैक्टीरिया जो कि रिस्पॉन्सिबल है पेप्टिक अल्सर के लिए, नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी।
सी हमारा आंसर हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी के कारण टेटनस होता है, ठीक है। विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण टीबी होता है, क्षय रोग। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु की आकृति है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है कर्व्ड शेप्ड, वक्राकार या फिर आप बोल सकते हो स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल शेप्ड। सी हमारा आंसर। डैश ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक व्रण का उपचार तभी हो सकता है जब बैक्टीरिया को आमाशय में मार दिया जाए। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है उसे हमारे पेट के ही अंदर, हमारे आमाशय के ही अंदर मार दिया जाए, इससे पेप्टिक अल्सर खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा मार्शल एंड वॉरेन ने। ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो मार्शल एंड वॉरेन ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही सबसे पहले ये पता लगाया कि पेप्टिक अल्सर जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। अदरवाइज इससे पहले लोग ये मानते थे कि लाइफ स्टाइल, ठीक है, लोगों का जीवन जो शैली है, लाइफ स्टाइल है, उनके कारण ये पेप्टिक अल्सर होता है, उनके खान पीन के कारण ये पेप्टिक अल्सर होता है। बट एक्चुअल में जो पेप्टिक अल्सर का कारण है वो बैक्टीरिया है, ये इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया और इस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। मार्शल और वॉरेन को डैश के उपचार के लिए 2005 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इन्होंने ये बताया कि बैक्टीरिया के कारण पेप्टिक अल्सर होता है, साथ में इन्होंने ये भी बताया कि हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके इन बैक्टीरिया को मार सकते हैं और बहुत आसानी से हम पेप्टिक अल्सर का इलाज कर पाएंगे। तो पेप्टिक अल्सर के लिए हमारा आंसर। निम्न में कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, वायरल डिजीज नहीं है? डेंगू है, एड्स है, इन्फ्लुएंजा है, ये तीनों है, एंथ्रेक्स नहीं है, एंथ्रेक्स बैक्टीरियल है। निम्न में कौन एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेडे, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। तो इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा था कि कौन बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इनमें से कोई नहीं है जो कि नहीं है। मलेरिया और कालाजार रोग डैश से होता है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन के कारण, कालाजार होता है लिशमेनिया प्रोटोजोन के कारण। यानी ये दोनों जो बीमारियां हैं वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो डी हमारा आंसर। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण, कालाजार लिशमेनिया के कारण। फिल पाँव नामक रोग डैश से होता है। एलिफेंटियासिस बोल दो या फिर हाथी पाँव बोल दो या फिर फाइलेरियासिस बोल दो या फिर सिंपली फाइलेरिया बोल दो, ये होता है कृमि के कारण। कृमि का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो कि फाइलम निमेटोडा के अंदर आता है। और इस बीमारी को फैलाने वाली जो मादा मच्छर होती है उसका नाम है क्यूलेक्स। एंटीबायोटिक के संदर्भ में आपको असत्य चुनना है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया और फंजाई प्रोड्यूस करते हैं। सारे बैक्टीरिया फंजाई नहीं, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, उसी को हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। हालांकि लैब के अंदर इसे आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाया जाता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है, पहली बार जो एंटीबायोटिक की खोज की गई थी जिसका नाम आप जानते होंगे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ये पहली एंटीबायोटिक है जिसकी खोज की गई थी। और ये जो पेनिसिलिन है ये कहाँ से प्राप्त किया गया था? फंजाई से। कौन सा फंजाई? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम फंजाई से, इसीलिए इसका नाम पेनिसिलिन पड़ा था। तो पेनिसिलियम फंजाई से सबसे पहली बार पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज हुई थी। यह जीवाणु के जैव रासायनिक प्रक्रिया को रोक देती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। एंटीबायोटिक जो है ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है। बैक्टीरिया का जो अपना बायोकेमिकल पाथवे होता है, यानी अपने आप को जीवित रखने के लिए जो भी प्रक्रिया है उनमें चलती है, ठीक है, उसी को हम लोग बायोकेमिकल पाथवे बोल रहे हैं, उनको ये डिस्टर्ब करती है, उनको ये ब्लॉक कर देती है, ये जो केमिकल है एंटीबायोटिक। यह विषाणु के विरुद्ध कार्य नहीं करती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पेनिसिलिन एक एंटीवायरल दवा है, ये गलत हो जाएगा, ये एंटीबायोटिक है। तो डी हमारा आंसर। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की डैश बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है। अब ये एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है। तो ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जिसे पेनिसिलियम फंजाई से प्राप्त किया गया था, ये एंटीबायोटिक क्या करती है? ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके अपनी कोशिका भित्ति बनाते हैं, जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके वो सेल वॉल बनाते हैं बैक्टीरिया, उसे ये ब्लॉक कर देती है, ठीक है। कोशिका भित्ति बनाने वाली जो प्रक्रिया होती है बैक्टीरिया के अंदर, उसे ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ब्लॉक कर देती है। एंटीबायोटिक का प्रभाव केवल डैश पर होता है, केवल बैक्टीरिया पर। उसके बाद है गलत मिलान चुनना है।
एयरबॉर्न के सामने निमोनिया है, बोले तो निमोनिया जो है ये निमोनिया जो बीमारी है ये हवा से फैलती है, ये सही है। कॉलेरा दूषित जल से फैलती है, ये भी सही है। फाइलेरिया ये वेक्टर बॉर्न है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना वेक्टर बॉर्न। मैंने अभी आपसे कहा कि फाइलेरिया बीमारी जो फैलाने वाली मच्छर है वो है क्यूलेक्स, तो क्यूलेक्स क्या है, ये वेक्टर है। वाहक बोले तो ये जो कारक होते हैं, एजेंट्स होते हैं बीमारी करने वाले, उनको एक संक्रमित व्यक्ति से उठा करके एक असंक्रमित व्यक्ति के पास लेकर के जाते हैं, उसे वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद गॉइटर, आयोडीन की कमी से आपने पढ़ा होगा कि गॉइटर हो जाता है, घेगा रोग हम जिसको बोलते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ी हो जाती है, तो ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है जो संपर्क में आने से बीमारी फैल जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, कॉमन कोल्ड हो जाएगा, ये सही है। निमोनिया सही है, क्षय रोग भी सही है, तो इनमें से सभी। बीमारी जो लैंगिक क्रिया द्वारा नहीं फैलती, ठीक है, तो एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया ये तीनों ही सेक्सुअल कांटेक्ट से, शारीरिक संबंध बनाने से फैलती है, हैजा नहीं फैलती है। जहाँ ये भी ध्यान में रखना, जो एड्स है ये वायरल डिजीज है, जबकि ये तीनों ही बैक्टीरियल डिजीज है। एड्स संक्रमित नहीं होता, यानी एड्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता स्तनपान द्वारा, ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा, यानी कोई महिला है, ठीक है, कोई महिला है वो एड्स से संक्रमित है। जब वो अपना दूध पिलाएगी अपने बच्चे को, अपना दूध पिलाएगी जब अपने बच्चे को, तो ये जो बीमारी है उससे बच्चे में पहुंच जाएगी, ये सही है। उसके बाद ब्लड डोनेशन, एक संक्रमित व्यक्ति अपना ब्लड दे, एक एड्स से संक्रमित व्यक्ति अपना ब्लड दे किसी दूसरे को जिसको एड्स नहीं है, तो ये बीमारी उसमें भी पहुंच जाएगी। शारीरिक संबंध द्वारा तो एड्स पहुंचते ही है। हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ में खेलने से, इन सब से एड्स नहीं फैलता, तो डी हमारा आंसर। HIV डैश में फैलता है, HIV फैलता है लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स हिस्सा है हमारे इम्यून सिस्टम का, लिम्फ नोड्स जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, और आप जानते हो जो HIV है ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय करता है, तो लिम्फ नोड्स में। मच्छर के काटने से नहीं फैलता, इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं फैलता, तो मलेरिया, जापानीज मस्तिष्क और फाइलेरिया। ABD ये तीनों हैं जो मच्छर के काटने से फैलते हैं, एड्स नहीं फैलता, सी हमारा आंसर। जापानीज एन्सेफलाइटिस जो है इसे हम लोग ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, ब्रेन फीवर। जापानीज एन्सेफलाइटिस जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, डैश जनित रोग है, तो ये वायरल डिजीज है और मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है। निम्न में कौन सी औषधि बनाना कठिन है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो एंटीबैक्टीरियल ही हो गया, हमारा आंसर यहाँ पर एंटीवायरल हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं बैक्टीरिया और वायरस में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। बैक्टीरिया एक लिविंग थिंग है, सजीव है, इनका अपना बहुत सारा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसको ये चलाते हैं और ये जिंदा रहते हैं। वायरस आप जानते हो काफ़ी अनोखा है, कोशिका के अगर बाहर है तो मृत है, निर्जीव है, कोशिका के अंदर है तो ये सजीव है। तो वायरस जब एक होस्ट के सेल में पहुंचता है, तो ये पूरे कोशिका को हाईजैक कर लेता है। जो वायरस होता है इस पूरे सेल को हाईजैक कर लेता है, अपना काम निकलवाता है हाईजैक करके, और सारा जो मशीनरी है वो इस्तेमाल करता है होस्ट के सेल का। यानी वायरस का अपना कुछ नहीं है, वायरस का अपना कोई बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो कुछ खास नहीं है, बहुत ही कम होते हैं। बैक्टीरिया में तो सारा उनका खुद का होता है, लेकिन वायरस के पास तो सारा वो इस्तेमाल कर रहे हैं होस्ट के सेल का। जो भी चीज़ वायरस यूज करता है वो होस्ट के सेल का होता है, तो इनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद का बायोकेमिकल प्रोसेस बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसके विरुद्ध में दवा बनाना कठिन होता है। क्योंकि दवा बनाने में हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि जो हमारे कोशिका है वो ना मरे, वायरस मर जाए, बैक्टीरिया मर जाए, लेकिन जो हमारे सेल्स होते हैं वो ना मरे। तो बैक्टीरिया के विरुद्ध बनाना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि बैक्टीरिया का अपना खुद का बहुत सारा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, तो उनमें से किसी को भी रोक दो तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन वायरस के पास खुद का होता नहीं है, बहुत ही कम होता है, तो ऐसे में काफ़ी कठिनाई होती है इनके विरुद्ध में दवा बनाना। डैश संक्रमण को अधिक फैलने से पहले ही समाप्त कर देती है, तो ये है इम्यून सेल्स। जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब पहुंचता है, कोई पैथोजन पहुंचता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, वहाँ से बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट ये सारे प्रोड्यूस होते हैं। तो यही सब क्या है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, यही सारे इम्यून सेल्स हैं जो कि अटैक करते हैं। नेचुरली हमारे बॉडी का ये डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, तो ये अटैक करते हैं उन पैथोजन को मारने के लिए, इम्यून सेल्स।
बी हमारा आंसर। निम्न में कौन संक्रामक रोग के उपचार का नियम है? 2 नियम मैंने आपसे कहे। एक, रोग के प्रभाव को कम करना, इसमें क्या होगा, जो रोग का लक्षण है वो कम हो जाएगा। दूसरा है रोग का कारण को मार देना, यानी बैक्टीरिया के कारण हुआ, वायरस के कारण हुआ, जिसके कारण भी हुआ, जो पॉजिटिव एजेंट है उसको मार देना, यानी जो पैथोजन है उसको मार देना। ये रोग के कारण को मार देना, उपयुक्त दोनों। निम्न में कौन एक विशिष्ट निवारण सिद्धांत है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर 2 तरीके आपने पढ़े, एक साधारण जनरल तरीका और दूसरा एक खास तरीका। कौन खास तरीका, यही पूछा है, तो यह इम्यूनाइजेशन। बाकी इन तीनों को आप बोल सकते हो कि जनरल तरीका है। शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को मूर्ख बना सकते हैं, यह आधारित है प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। जो वैक्सीन दी जाती है वो इम्यूनाइज करने के लिए दी जाती है। किसी खास बीमारी के प्रति हमें वैक्सीन दी जाती है तो वो इम्यूनाइज करने के लिए दी जाती है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइज के अंदर ही आता है और इसी में हम लोग क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को मूर्ख बनाते हैं। जैसे आपने एक चीज़ तो पढ़ा ही होगा, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की, है ना। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, एडवर्ड जेनर ने की स्मॉल पॉक्स की खोज की, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन की खोज की एडवर्ड जेनर ने। दुनिया की पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए थी और ये खोज की एडवर्ड जेनर ने। अब देखिए ये वैक्सीन की खोज कैसे हुई। जब स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है पूरी दुनिया में फैली थी, काफ़ी लोग मर रहे थे, लगभग 50 करोड़ लोग मरे थे इसमें, तो इन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, वेरियोला वायरस, स्मॉल पॉक्स का वायरस जो है वो है वेरियोला वायरस, ये वायरस उसको असर नहीं कर पा रहा है। यानी जिस हद तक ये वायरस दूसरों को बीमार कर रहा है, कुछ लोगों को ये बीमार नहीं कर पा रहा है। और वो लोग कौन से थे? वो लोग वो थे जो कि ऐसे जानवरों के कांटेक्ट में थे जिनको काउ पॉक्स हुआ था। काउ पॉक्स भी ये एक बीमारी है जो कि जानवरों में होती है। काउ पॉक्स भी एक बीमारी है जो जानवरों में होती है, स्मॉल पॉक्स इंसानों में होती है। तो इन्होंने देखा कि जो लोग ऐसे जानवरों के कांटेक्ट में हैं जो कि काउ पॉक्स से संक्रमित है, उन लोगों को ये जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है कुछ खास असर नहीं कर पा रहा है, यानी ये लोग जो है ये बच जा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा शायद ये हो सकता है कि काउ पॉक्स का जो वायरस है ये वायरस स्मॉल पॉक्स से बचा रहा है। तो इन्होंने लिया रिस्क लिया एक बच्चे के ऊपर। एक बच्चे को इन्होंने काउ पॉक्स का वायरस दिया, उसके बॉडी में काउ पॉक्स का वायरस दिया। काउ पॉक्स के वायरस को देने के बाद वो बच्चा थोड़ा सा बीमार पड़ा, क्योंकि काउ पॉक्स ये जानवरों में होने वाली बीमारी है। तो थोड़ा सा बच्चा वो बीमार पड़ा, फिर ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वायरस दिया उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स का वायरस दिया। बच्चा थोड़ा सा बीमार हुआ लेकिन वापस वो ठीक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। उस टाइम बहुत सारे लोग मर रहे थे, पूरी दुनिया में तबाही मचा हुआ था। उस टाइम उन्होंने ये इतना बड़ा रिस्क लिया, वो भी एक बच्चे के ऊपर। तो इनको ये बात समझ में आ गया कि जिनको काउ पॉक्स हुआ है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, क्योंकि काउ पॉक्स का वायरस जो है बॉडी के अंदर जाने के बाद इंसानों को तो प्रभावित करता ही नहीं है, क्योंकि जानवरों में होने वाली बीमारी है। उनके अंदर ये काउ पॉक्स का वायरस एंटीबॉडी बनवा देता है और वो एंटीबॉडी बचा लेता है इस स्मॉल पॉक्स के वायरस से। अब यहाँ पर क्या है कि एक चीज आपके मन में आ सकता है कि काउ पॉक्स के लिए एंटीबॉडी बना था तो स्मॉल पॉक्स के लिए कैसे लड़ लिया। तो यहाँ देखो हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पर बेवकूफ़ बन गया, ठीक है। इस काउ पॉक्स के वायरस से काफ़ी सारे लोगों को बचाया गया, तो यहाँ इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बनाया गया। हुआ ये कि काउ पॉक्स का जो वायरस है और स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है, इन दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। तो जब काउ पॉक्स का वायरस बॉडी के अंदर गया उसके लिए एंटीबॉडी बन गया। जब स्मॉल पॉक्स का वायरस अंदर गया तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये लगा कि ये वही वायरस है, यानी काउ पॉक्स वाला वायरस है, ये वही वायरस है जो पहले आया था, हमें इसको मारना है। तो हमारे इम्यून सिस्टम के मेमोरी में ये चीज़ फिट हो चुका है कि काउ पॉक्स का वायरस आएगा, हमें उस पर अटैक करना है, उसको मारना है। और क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स का वायरस है जो कि काफ़ी समानताएं हैं काउ पॉक्स के वायरस से, तो इनको लगता है कि शायद ये वही वायरस है और इस प्रकार इम्यून सिस्टम जो है हमें इस स्मॉल पॉक्स से बचा लेता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन है। किसने पता लगाया था कि ग्वाले जिन्हें गो चेचक हुई है, यानी ग्वाले जो गाय की देखभाल करते हैं, जिन्हें गो चेचक हुई है, काउ पॉक्स हुई है, उन्हें पेंडेमिक के दौरान चिकन पॉक्स नहीं स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स नहीं हुई है। यह एडवर्ड जेनर।
हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है, हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है लीवर। दुनिया का पहला टीका किसने दिया? एडवर्ड जेनर ने दिया, स्मॉल पॉक्स के लिए दिया। निंद्रालु व्याधि का कारक है, स्लीपिंग सिकनेस का कारक है, यह है प्रोटोजोन। जीवाणु जो मुहासे का कारक है, जो एक्ने करता है बैक्टीरिया, वो बताना है, तो यह है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस। हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए क्योंकि वे बहुत सी बीमारियों के रोगवाहक हैं। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत सी बीमारियों के रोगवाहक हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन डिजीज और एनिमल न्यूट्रिशन, इन दोनों चैप्टर को आप देख लेना और इस वाले चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ भी लेना। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ऊर्जा के स्रोत और जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र, ये जो PDF है, ये भी मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया हुआ है, तो इसके लिए सॉरी। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ मैं, इसके कारण मैंने अब तक अपलोड नहीं किया, बट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो उस PDF को डाउनलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच।